स्वागत है आपका आशुतोष जी, नई परख के जी। मंच पर एक बार फिर। 8 तारीख देखा जाए तो गैर भाजपा विपक्षी एकता की जो राजनीति है, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण तारीख थी। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ, इंडिया गठबंधन की बैठक के रूप में, उसके बारे में समीक्षकों की और उन लोगों की भी राय बटी हुई है, जो लोग चाहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक विपक्ष मजबूत हो। उनमें से बहुत से लोगों का मानना ये है कि ये बैठक निराशाजनक रही और उनके पास अपने तर्क हैं। वो अपने तर्कों को देते हैं। वो कहते हैं कि भाई इन्होंने पहले कोई सोचा-समझा नहीं, बैठ के चाय पी ली, अब 2 महीने बाद जो है वो हैदराबाद में अच्छा खाना खा लेंगे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, अच्छे होटलों में टिका देगी। इनके पास कुछ करने-धरने के लिए है नहीं, इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। एक-दूसरे की टाँग खिंचाई की योजनाएँ पहले से दिखाई पड़ती है और भविष्य के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आंदोलन चलाना है, सड़क पे कैसे उतरना है। कोई जैसे एक बहुत बड़ा तर्क ये दिया गया कि भई अ, इतना देश के करोड़ों नौजवान सब परेशान हैं, तो उनके पक्ष में विपक्ष एक दिल्ली में एक संयुक्त कार्यक्रम ही रख सकता था। एक 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 बड़ा कार्यक्रम ही रख सकता था। कुछ तो देते, प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन दिखाई तो पड़ता कि भई सड़क पे एकता है। तो इस तरह की बहुत सारी आलोचनाएँ हैं उसके अंदर। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि अ, थोड़ा-सा शुरू एक मोटरसाइकिल है जो बहुत दिनों से जंग लगी खड़ी हुई थी, उसको ठीक-ठाक करके किक विक मार के, झुका-वुका के, थोड़ा पेट्रोल डाल के स्टार्ट कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी घटना है। जी, जी। देखिए अभय जी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके हुँ, साथ हमेशा बात करके मुझे बहुत मज़ा आता है। जी। मैंने तो दरअसल इस पर पूरा एक कॉलम ही लिखा है दैनिक हिंदुस्तान में जो आज छपा हुआ है। अच्छा। और देखिए एक विज्ञापन इसमें कहते हैं ना दाग अच्छे हैं। हाँ, दाग अच्छे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो पिछले दिनों ममता बनर्जी के नाम से जो घाव विपक्षी दलों को लगे हैं, जिसमें हाँ। ये खतरा पैदा हो गया कि दरअसल ममता बनर्जी जो इतनी पावरफुल मानी जा रही थी, अचानक हुँ, पूरी पार्टी उनके नीचे से सिमट गई। हुँ, तो ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की मैं बहुत बड़ी घटना के तौर पर इसको देखता हूँ। हुँ, और इस अकेली घटना ने सारे विपक्ष को और इंडिया गठबंधन के लोगों को कम से कम अंदर से हिला दिया है, डरा हुँ, दिया जिसे मैं कहता हुँ, हूँ। अंदर से डर गए हैं। हुँ, और उनको अब ये समझ में आने लगा है कि अगर अब एकजुट नहीं हुए, हुँ, तो उनके लिए सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। हुँ, अगर अब एकजुट नहीं हुए तो शायद इतिहास में उनका कोई नाम लेने वाला ही नहीं बचेगा, हुँ, क्योंकि फोर्स से का इस वक्त वो लोग लड़ रहे हैं वो ऐसी फोर्स है जो निष्ठुर है, निर्मम है और वो किसी भी हद तक जाकर आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है और उसके अंदर डेमोक्रेसी को लेकर किसी तरीके का कोई कंसर्न्स नहीं है। उसकी हुँ, सिर्फ एकमात्र उसका यार्डस्टिक है चुनाव जीतना और हुँ। पावर जितना ज्यादा आप एक्युमुलेट कर सके उतना पावर को एक्युमुलेट करना। जी, जी। तो ये हालांकि इस घटना का एक छोटा सा रिहर्सल महाराष्ट्र के अंदर हो चुका था जब आपने हुँ, देखा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई और हुँ, उसके साथ साथ शरद पवार जैसे महान चाणक्य विद इन कोर्ट की हुँ, पार्टी उनके हाथों से निकल गई और उनके भतीजे ने उनको उनको ठोकर मार दी। हुँ, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी के बारे में माना जा रहा था कि वो तो बहुत ही मास बेस्ड लीडर है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही लड़ाका है, संघर्षशील है और उनको जिस तरीके से चुनाव हराया गया और उसके बाद 1 महीने के अंदर 3/4 विधायक उनका साथ छोड़ के निकल गए और लोकसभा के अंदर अभी कम से कम 2/3 सांसदों के उनके हाथ से निकलने का पूरा खतरा पैदा हुआ, यानी पूरी पार्टी उनके हाथ से हाईजैक कर ली गई। अब इस घटना के बाद भी अगर विपक्ष जो है अगर अपने अपने आप को संगठित ना करे, अगर अपनी चिंतित ना हो, तो फिर किस घटना को लेकर चिंतित। इसलिए मेरा कहना है कि ये घाव अच्छे हैं, जो हुँ, घाव इनको मिले हैं, ये घाव दरअसल बहुत अच्छे घाव हैं और इससे इनको कुछ ना कुछ सबक मिलेगा। अब इनके पास 2 ही विकल्प है, या हुँ, तो वो नरेंद्र मोदी के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाए हुँ, या फिर उनसे लड़ने के लिए खड़े हों और धूल झाड़ के और उसके बाद कहें कि अब तो जो होना है होगा, मरना उधर भी मरना इधर भी, तो इसलिए अब हम लड़के मरते हैं, जो हुँ, बहादुरों का काम होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पहली बैठक थी, जिसको मैं बार-बार कह रहा हूँ मुँह दिखाई बैठक थी और एक-दूसरे के सुख-दुख में शरीक होने की बैठक थी, जिसमें लोगों ने अपने दुख-सुख को बाँटा। ममता बनर्जी के आँसू सोनिया गांधी ने पोंछे, सोनिया गांधी ने उनको गले लगा के उनको सांत्वना देने की कोशिश की कि देखिए अभी सब कुछ लुटा नहीं, अभी भी हम खड़े हो सकते हैं, बशर्ते कि हम एकजुट हो जाएँ। तो हुँ, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये
ये जो 8 जून की जो मीटिंग है, मैं उस लिहाज से इसको एक सक्सेसफुल मीटिंग मानता हूं, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई। एक तो ये महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी बताया कि सर्वाइवल संघीय शक्ति में ही है, इसके अलावा कहीं कोई सर्वाइवल नहीं है। दूसरी बात, इस पूरी बैठक के अंदर अगर आप देखिए तो कांग्रेस एक महत्वपूर्ण धुरी के तौर पर इमर्ज की है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, सबने एक सुर से मान लिया कि कांग्रेस को इस गठबंधन को लीड करना चाहिए। वह आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी है, 4 राज्यों में उसकी सरकार है, बाकी के 3 राज्यों के अंदर वो सत्ता पक्ष के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यानी 7 राज्यों में वो एक तरीके से सत्ता के रूप में मौजूद है। तो वो उसको लीड करना चाहिए, और 99-100 के आसपास उसके सांसद लोकसभा के अंदर हैं। तीसरी बात जो जो इसमें महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं भविष्य का एक खाका और एक जिसे कहते हैं कि एक ग्लिम्सेस देने की कोशिश की गई, जब वो 5 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं कि भाई लोकतंत्र है, संविधान को बचाना है, देश को क्रॉनिक कैपिटलिज्म से बचाना है, बेरोजगारी और महंगाई के मसले पर हमको आगे बढ़ना है। मैं इसको एक छोटी घटना नहीं मानता हूं, मैं इसको बड़ी घटना मानता हूं। हालांकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो मानते हैं कि एक ही दिन के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए, जो संभव नहीं है। ये दरअसल उनके अपने अंदर की बेचैनी और बेसब्री का ज्यादा प्रमाण है, बशर्ते कि राजनीति के ऑब्जेक्टिव कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग करना। नहीं, आपने जो विश्लेषण किया, मैं बहुत मोटे तौर पे उस विश्लेषण से सहमत हूं। एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार-बार आता है, इसके साथ एक मेरी व्याख्या है, एक व्याख्यात्मक प्रश्न है। मैं ये मानता हूं कि 80 के दशक में जब क्षेत्रीय शक्तियों का उभार हुआ था, तो उस वक्त राष्ट्रीय जो पार्टियां थीं, भाजपा भी और कांग्रेस भी, उन दोनों ने उन क्षेत्रीय शक्तियों को अपने अपने तरीके से उनका इस्तेमाल किया, और केंद्र में सत्तारूढ़ नहीं। भाजपा 6 साल तक सत्तारूढ़ रही क्षेत्रीय शक्तियों के से ताकत पाकर, और कांग्रेस 10 साल तक सत्तारूढ़ रही क्षेत्रीय शक्तियों से ताकत पाकर। क्षेत्रीय शक्तियों ने उनको जो संख्या, जो बहुमत नहीं अकेले प्राप्त कर सकती थी दोनों पार्टियां, तो उन्होंने बहुमत मुहैया कराया, खुद भी सत्ता में भागीदारी की और इन लोगों ने भी सत्ता में भागीदारी की। अब वो जो पैराडाइम है वो बदल गया है। आज स्थिति यह है कि देश के दोनों बड़े मोर्चे, एक सत्तारूढ़ मोर्चा और एक विपक्षी मोर्चा, दोनों में ही क्षेत्रीय शक्तियां राष्ट्रीय ताकतों के ऊपर आधारित निर्भर है। जैसे कि जो एनडीए है, एनडीए में जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां शामिल हैं, सीमित आधार वाले नेता और उनकी जो पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियां शामिल हैं, वो सब भाजपा की मुखापेक्षी हैं, वो सब भाजपा पर निर्भर हैं, और वो भाजपा और नरेंद्र मोदी को नेता मानती हैं, और इस हद तक नेता मानती हैं कि भाजपा के प्रवक्ताओं से भी ज्यादा कुशलता से नरेंद्र मोदी का बचाव करती हैं। बिल्कुल। जो सांप्रदायिक कार्ड भाजपा खेलती है, तो वो उसका बचाव करती है। दरअसल सांप्रदायिक कार्ड को वो एक तरह की आभा प्रदान कर देती हैं, लोकतांत्रिक आभा प्रदान करने का काम लेती हैं। ये हालत है इस वक्त एनडीए की। बिल्कुल ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी उनके टीचर हैं, और वो आप बैठी छात्र की तरह बैठी हुई, टीचर जो कहता है छात्र को जो होमवर्क देता है वो होमवर्क करके आती है। इसी तरीके से अब स्थिति विपक्षी मोर्चे में भी हो गई है। यहां भी क्षेत्रीय शक्तियां कांग्रेस के ऊपर निर्भर हो गई हैं पूरी तरीके से। वो राहुल गांधी और कांग्रेस, इन दोनों के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। स्पष्ट रूप से स्वीकार करें या न करें वो अलग बात है। वो जो हिचक है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जो पार्टियां अभी बाहर हैं इसके दायरे से, जैसे जैसे उनके लोग विधानसभा चुनावों का साइकिल खत्म होगा, है, वो भी इधर आती जाएंगी, और उसके अलावा कोई उनके सामने चारा नहीं है। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये पैराडाइम शिफ्ट जो गैर सत्ताधारी इलाका है, यानी मोदी जी के पास तो सुविधा ये, उनके पास सत्ता है, सत्ता का वो एक एक टुकड़ा दे सकते हैं, उसको लिए वो लोग बैठे हुए चबा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो सत्ता का टुकड़ा उन्हें दे नहीं सकती है, यहाँ तक कि सत्ता लेने में राज्य स्तर पे कई जगह उनकी प्रतियोगी भी है। तो वो कांग्रेस इस गैर सत्ताधारी इलाके में ये कैसे ये पैराडाइम शिफ्ट प्ले आउट करेगा? बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया, और मुझे लगता है कि ये इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत और सोचने की भी जरूरत है। मेरा जो बहुत बुनियादी तौर पर यह मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा में, यानी आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा में, वो क्षेत्रीय अस्मिताओं और क्षेत्रीय पार्टियों को एक तरीके से अपना एक शत्रुभाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो उनको पसंद नहीं करती है। उनका अगर बस चले तो सारी क्षेत्रीय अस्मिताएं खत्म हो जाए, और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये खत्म हो जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर के पक्ष में, यानी एक जो दिल्ली के अंदर जो सरकार हो बहुत पावरफुल सरकार होनी चाहिए। और अगर दिल्ली की सरकार अगर पावरफुल सरकार होगी
तो फिर वो देश को मजबूती देगी, वो देश को एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि इन टर्म्स ऑफ प्योर पावर, उसको वो हैंडल कर पाएंगे। और उनको लगता है कि जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये दरअसल हमारे उस सेंटर को कमजोर करती हैं। और जब मैं आपको अतीत में ले जाऊं, दीनदयाल उपाध्याय ने जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में कहा, वहां तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिख दिया है कि हमारे हमारे यहाँ भारत माता कहाँ है, कहीं तेलुगु माता है, कहीं बंग माता है, कहीं कन्नड़ माता है, कहीं फलाने माता है। और वो दरअसल भारत के जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको भारत की कमजोरी के तौर पर देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी रही है कि वो उनको क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर चलना पड़ता है, लेकिन अपने दिल में वो क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर चलना नहीं चाहती है। अब इसमें जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव ये हुआ है कि एक तरीके से उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत कमजोर कर दिया है। और दूसरी बात क्या है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी अब उनकी एक आनुषंगिक संगठन बन के रह गए हैं। जैसे कि आरएसएस के में अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उस तरीके के, तो वो उस तरीके के बन के रह गए हैं जिनकी पहचान उनकी राजनीतिक पार्टियों के तौर पर जरूर है, लेकिन उनका ना तो अपना कोई एजेंडा है और ना ही उनकी अपनी कोई विचारधारा बची हुई है। और ये सब के सब सिर्फ नरेंद्र मोदी का गुणगान कहते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके शीर्ष पर देवकांत बरुआ बैठे हुए हैं, जो सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई इंसान, कोई नेता इस देश के अंदर पैदा ही नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसलिए मैं कहता हूं, आज देवगौड़ा का लेख छपा है, बिल्कुल मैंने, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में देवगौड़ा का लेख छपा है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिफ्लेक्टिव प्राइम मिनिस्टर, इवन बेटर देन नेहरू, who can never compromise the national interest. आपने आपने इंडियन एक्सप्रेस में नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू का भी एक लेख छपा हुआ है। हाँ, तो अब ये मतलब दरअसल क्या है कि ये सिर्फ नाम की पार्टियां रह गई है बस। उनका पूरा स्वरूप, जबकि आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने तीन मुद्दों को एजेंडे से बाहर रखना पड़ा। तब क्षेत्रीय पार्टियां की स्थिति कितनी मजबूत है। आज क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो, लेकिन सबके ऊपर, जैसे मैंने कहा, देवकांत बरुआ बैठे, उस तरीके की स्थिति है। कांग्रेस के साथ क्या है, कांग्रेस अपने स्वभाव में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो स्ट्रॉन्ग सेंटर की वकालत तो करती है, लेकिन नेहरूवियन कॉन्सेप्ट जो था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी हमारी ताकत है, ये क्षेत्रीय अस्मिताएं हमारी ताकत है और ये हमारी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाती है। और लेकिन इनके अंदर एक एकता है और उस एकता को लेकर हमें चलना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी क्षेत्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय अस्मिताओं को वो साथ लेके चलेगी सिर्फ सत्ता पाने के लिए। इसके अलावा उनके लिए इनके मन में किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ क्या है, कांग्रेस पार्टी अपने स्वभाव में डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसलिए वो क्षेत्रीय अस्मिताओं को साथ लेकर चलेगी, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगी कि क्षेत्रीय अस्मिताएं उसको डोमिनेट करें। अब आज की तारीख में दो पिलर्स हो गए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। पैराडाइम पूरी तरीके से बदल चुका है और दोनों नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की भी कोशिश होगी कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लेके चल पाए। ये जो स्थिति पैदा हो रही है, मुझे लगता है कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए थोड़ी बेहतर स्थिति है। बेहतर स्थिति इसलिए क्योंकि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, तो सबसे पहले एक बड़ी पार्टी को अपना नेता मानना पड़ेगा, उसके नेता को अपना नेता मानना पड़ेगा और उसके साथ पूरी मजबूती के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि कांग्रेस ही वो है, इस विपक्षी एकता की धुरी है, तब तो विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन का भला होगा। लेकिन अगर वो लड़ते रहेंगे, जैसे कि अभी आप देखिए कि सीपीएम एक जमाने में कितनी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, अब एमए बेबी ने चिट्ठी लिख डाली कि भाई पिनराई विजयन पर आपने अटैक क्यों कर दिया, कि भाई अगर आप केरला के अंदर चुनाव लड़ रहे तो एक दूसरे पर हमले तो करेंगे ना। वो युद्ध खत्म हो गया, अब खत्म होने के बाद एक नई तैयारी करिए। आप अभी भी चिट्ठी पड़े हुए हैं। तो ये जो लेफ्टिस्टों की जो प्रॉब्लम है, जो मैं बार बार कहता हूं कि वो बिना थियरी के, बिना कागज कलम के उनका आंदोलन आगे चलता नहीं है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अब इसी तरीके से डीएमके बिसरा हुआ बैठा पड़ा है। भाई डीएमके को वक्त वो दिन भूल गया जब उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट की सरकार, आई के गुजराल ने उनकी वजह से अपनी सरकार गंवाई थी और अगले दिन वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठे हुए थे। तब उनको नहीं समझ में आया था कि वो किसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो राजनीति में चलता रहता है। अब डीएमके को सोचना पड़ेगा कि अगर वो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा एफोर्ड कर सकते हैं क्या। अगर वो एफोर्ड कर सकते हैं तो जाएं, किसने आपको रोका है। लेकिन आपने ये भी नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार हैं, आपने कहा मैं इंडिया गठबंधन का बायकॉट कर रहा हूं। तो अब ये सब चीजें नहीं चलेंगी,
ये सब चीजें नहीं चलेंगी। अगर लड़ना है तो साथ आके लड़ना पड़ेगा, एक आवाज में बात करनी पड़ेगी, एक कम्युनिकेशन लाइन रखनी पड़ेगी और सड़क पर उतरने की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, पहली मीटिंग में जो मैंने कहा कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता जितना हुआ, कम से कम समझ पैदा हुई, एक बुनियादी खाका बनाने की कोशिश की गई, कांग्रेस को अपनी धुरी माना गया। अब इसके बाद की जो रणनीति होगी वो अगले बैठक में अगर तय हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब इनके सामने ये कहते हैं हम हैदराबाद में अगली 2 महीने बाद बैठक करेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर है। 2 महीने के अंदर तो ममता बनर्जी का राजनीतिक वजूद मिट जाएगा और पता नहीं क्या-क्या घटनाएं हो जाएंगी। 2 महीने के बीच में तो हो सकता है कि वो जो परिसीमन का जो मामला नंबर संख्या कम होने की वजह से थोड़ा बैक बर्नर पे चला गया था, वो सामने आ जाएगा। राजनीति कुछ और होने लगेगी। और ये भी हो सकता है कि इन 2 महीने के बीच में वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा के काकरोचों को उसका श्रेय दे दें। क्यों धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त देश के सबसे बड़े खलनायक हैं नौजवानों के बीच में। तो भारतीय जनता पार्टी जरूर इस बारे में सोच रही होगी कि ये जो जब अगर धर्मेंद्र प्रधान बने रहेंगे तो वो नौजवानों की घृणा और नाराजगी के केंद्र बने रहेंगे और वो सिर्फ लगातार सरकार के खिलाफ एक नाराजगी जमा होती रहेगी। उस आबादी के उस बड़े हिस्से में जो देश का करीब 50% हिस्सा बनने जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो भाजपा इस बारे में सोच रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो सोच रही होगी भाई चलो इनका जब अगले हफ्ते जब काकरोच वापस आएंगे तो हो सकता है उस अगले हफ्ते नहीं तो कुछ दिनों बाद इस्तीफा देकर काकरोचों को श्रेय दिया जाएगा और काकरोचों की हवा निकल जाएगी, बात खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी और भाजपा फिर से अपने पुराने हथकंडेबाजी में लग जाएगी। तो 2 महीने बहुत होते हैं। इन 2 महीने के बीच में मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इन 2 महीनों का रचनात्मक तरीके से उपयोग करे और अनौपचारिक रूप से जो जिन पार्टियों में इच्छा है एकता की और जो सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ बैठकर कुछ कार्यक्रम बनाए, कुछ ग्रुप्स बनाए ताकि सरकार के खिलाफ कुछ सामग्री तैयार हो, कोई एजेंडा तैयार हो, सरकार के खिलाफ एक संयुक्त एजेंडा तैयार हो। ये तो कांग्रेस कर ही सकती है। अब 2 महीने हाथ पाथ रख के बैठे रहेंगे, 2 महीने बाद फिर क्या करेंगे? फिर इसी तरह की कुछ मुंह दिखाई वाली बातें हो जाएंगी। जी देखिए अभय जी, ये जो पहली मीटिंग हुई है, मुझे एक मुद्दे पर मुझे थोड़ी निराशा हुई है कि अब आप कह रहे हैं कि हम 2 महीने के बाद बैठक करेंगे। मेरा मानना यह है कि इस वक्त देश के अंदर आग धीरे धीरे सिमर कर रही है। इस आग को अगर हम को ज्वालामुखी में तब्दील करने की जरूरत है और 2 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता, अच्छा देखिए, मुद्दों को भी कमी नहीं है। मुद्दे भी आज की तारीख में बहुत सारे मुद्दे जिन पर आंदोलन किया जा सकता है। दिक्कत किस बात को लेकर? दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि इस पूरी जो बेचैनी है और जिस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा, सरकार जिस तरीके से डिफेंसिव दिखाई पड़ रही है, क्या उस आक्रोश को कोई शेप देने के लिए कोई लीडरशिप है क्या? और उस संदर्भ में मैं फिर वही लेनिनिस्ट मॉडल पे जाना चाहूंगा कि वेयर इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट और उसमें वैंगार्ड ऑफ द रेवोल्यूशन कौन है? तो आप 3 महीने बाद मुलाकात करें, 26 महीने बाद मुलाकात, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक प्रेसिडियम बनानी पड़ेगी, 5-6 लोगों की एक पोलित ब्यूरो टाइप की चीज बनानी पड़ेगी। पोलित ब्यूरो शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिया, और कोई शब्द बेहतर हो तो वो मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी पड़ेगी और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन अ डेली बेसिस में उस पर उसको उस मुद्दों पर अपनी राय रखे और साथ ही साथ वो पूरे के पूरा जो जनमानस है उसको लीड करने की रूपरेखा बनाए और वो 4-5 लोग जो हैं वो रेगुलरली टच में रहे और वो लगातार लोगों को ब्रीफ करते रहे, मुद्दों पे आधार पे लगातार एक्शन लेते रहे। ये नहीं होगा कि हर बार 25 दलों के लोग बैठ रहे हैं, फिर वहां पे चर्चा हो रही है, इससे काम नहीं चलने वाला। यू नीड टू हैव अगर आप 3 लोगों की नहीं बना सकते तो कम से कम 5 लोगों की एक कमेटी बना दीजिए, उसका एक डिफाइंड लीडरशिप उसको दे दीजिए और उन 5 बाकी के 4 लोगों का डिफाइंड रोल कर दीजिए और वो एक वैनगार्ड ऑफ द मूवमेंट के तौर पे काम करें और कंसिस्टेंटली सरकार को डिफेंसिव करने की कार्य योजना बनाए और साथ ही साथ जमीन के ऊपर उस आंदोलन को कैसे लेके चलना उसकी योजना बनाए। अगर वो ये कर देते हैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 महीने बाद मिल रहे हैं, 3 महीने बाद। इट्स लाइक जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज के अंदर होता है, पोलित ब्यूरो होती है, वो लगभग रोज इनफॉर्मली मिलती है और जब बड़े फैसले करने हो तो सेंट्रल कमेटी के पास जाती है और बड़ा फैसला करना होता है तो फिर आप उसके पास जाते हैं जो बड़ी उस पे होते हैं। तो कांग्रेस
हाँ, आप गठबंधन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप वैनगार्ड ऑफ द मूवमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, जब तक आप 4-5 लोगों की, स्ट्रांग लोगों की, जो 24 घंटे सोचे, 24 घंटे बात करें, योजना बनाए, किलर इंस्टिंक्ट के साथ काम करें और उनकी बातों को माना जाए। ये नहीं कि 5 लोगों ने कोई फैसला कर दिया, पता चला तीसरे आदमी ने फिर नाक भों से कोड़ लिया, वो नहीं चलेगा। क्योंकि यू आर फाइटिंग विद अ फोर्स जो अपने स्वभाव में बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल है, अथॉरिटेरियन है, जो किसी तरीके की सहानुभूति आपके साथ नहीं रखती। उसका बस चले तो भारत को पूरी तरीके से विपक्ष मुक्त कर दे। जब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, तब आप ज्यादा वक्त का इंतजार नहीं कर सकते। और मैं आपकी राय से थोड़ा सा डिफर करूंगा, ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगी। हाँ, रिशफल हो तो उसमें ड्रॉप कर दे तो बात अलग है, क्योंकि आज इनका इस्तीफा ले लिया, कल लोग निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांगेंगे, परसों जो है वो जयशंकर का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि तीनों ही इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर तो है ही। और अंत में प्रिय होगा प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें, क्योंकि आप तो लीड कर रहे हैं। तो वो स्थिति पैदा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद एक रिशफल हो और उसमें धीरे से या तो धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदल दिया जाए या फिर उनसे कह दिया जाए कि अब आप थोड़ी दिन के लिए आराम कर लीजिए। ना, ये हो सकता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि एक बार इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया तो वो तो प्रधानमंत्री पे ही जाके रुकेगा। और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, फिर कोई भी मांग कर सकता है, क्योंकि वो मुंह खुल जाएगा और बात खुल जाएगी। भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा उस पूरी स्थिति को कंट्रोल करना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपनी चर्चा के आखिरी दौर में है हम लोग, यहाँ पर राहुल गांधी की एक भूमिका निकलती है भविष्य की योजना वाली। देखिए, हम लोग पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की खूब चर्चा करते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन पार्टियों में जो उसका नेता होता है सर्वमान्य, राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कांग्रेस के भीतर से उनको कोई चुनौती नहीं है किसी तरह की, और विपक्ष में भी धीरे धीरे जो कुछ चुनौतियां थी वो तिरोहित होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं, चुनौतियां लगभग खत्म ही है। जो व्यवहारिक स्थिति ऐसी बन गई है, उसमें किसी का वो नहीं है। तो राहुल गांधी की एक भूमिका निकलती है कि वो कुछ योजना वगैरह बनाए, पहल कदमी लेकर, और अपने विश्वस्त लोगों को, दूसरी पार्टियों के कुछ उनके नेताओं के जो विश्वस्त लोग हैं उनके साथ बैठाएं और एक योजना बनाएं। एक योजना, ऐसी योजना जो कि ब्लूप्रिंट के तौर पे काम करे, जिसको अगली 2 महीने वाली मीटिंग में वो न केवल उसको पास करा लें, बल्कि उस योजना के आधार पर प्रयोग के तौर पे कुछ कार्यक्रम वगैरह भी 2 महीने में आयोजित कर लें, है। और उसके जब ऐसा कर लेंगे तो संसद में भी उनकी जो एकता है, जो आमतौर पर कामयाब रहते हैं, एक आध अडानी वगैरह के मुद्दे को छोड़ के बाकी मुद्दों पे कामयाब रहते हैं, उसमें भी और ज्यादा, उसको और बेहतर करने में ज्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पर राहुल गांधी की एक भूमिका निकलती है। राहुल गांधी को इस तरीके से सोचना होगा, क्योंकि अभी जो उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं उससे कुछ ताकतें उससे उनकी प्रति अनमनी हो गई हैं। ऐसे तेजस्वी यादव आजकल उनसे उतने जुड़े हुए नहीं दिखते, डीएमके तो बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं दिखती है। तो ये जो ताकतें उनके साथ जुड़ी रहती थी, अखिलेश उनके साथ काफी जुड़े हुए लगते हैं, कि अखिलेश को अभी विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के गठजोड़ के साथ लड़ना है वहां पर, जो निश्चित रूप से होगा। मेरी आज तक तो मैं यही मानता हूं, आगे क्या होगा पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी भूमिका निकलती है। सकारात्मक रूप से वो आगे बढ़े, अपने सलाहकारों की मदद लें, अपनी पार्टी में इस तरह के सक्षम लोगों को चुने और दूसरी पार्टियों के सक्षम लोगों को मिला के एक जगह बैठा के जो है ना, कुछ कार्यक्रमगत रूपरेखा, ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी राय से सहमत हूं। लेकिन देखिए, राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? राहुल गांधी इस देश के अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी लीडरशिप पर क्वेश्चन मार्क बाहर तो छोड़ दिया, अंदर से ही शुरू से लगते रहे। उन्होंने बहुत मुश्किल से, बड़ी मशक्कत करके अपनी लीडरशिप को कांग्रेस पार्टी में स्टैब्लिश करवाया। बहुत मुश्किल से वो स्टैब्लिश हुआ। यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर ही उनकी लीडरशिप को एक्सेप्टेंस नहीं था, क्योंकि वो जिन भाषा में बात कर रहे थे, जिन मुद्दों को उठा रहे थे, उसको जो दरबारी लोग थे वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कल का लौंडा आ गया और कल आप मुझे समझा रहा कि राजनीति कैसे होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कांग्रेस के अंदर, जैसे गुलाम नबी आजाद, इतने बड़े नेता थे, अकेले चल के उन्होंने देख लिया क्या होता है। एक काउंसलर जिताने की उनकी हैसियत नहीं बची है। तो ये जो हिस्टोरिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आज राहुल गांधी उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वो अपने मन के फैसले कर सकते हैं कि नहीं, केरल के अंदर हमको जो वीडी सतीशन ही चाहिए, कर्नाटक के अंदर अपनी शिव कुमारी चला पाएंगे, और हमें अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, अब हमें तमिलनाडु के अंदर विजय के साथ ही रहना। तो एक तरीके से उनकी स्थिति अब पार्टी में नंबर 1 की स्थिति हो गई है। लेकिन अभी भी उनकी लीडरशिप उतनी निर्विवाद कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं जितनी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के अंदर में।
दूसरा दूसरा जो प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि मुझे लगता है कि बृहत्तर एकता के पहले राहुल गांधी को कम से कम दो नेताओं के साथ मिलकर बहुत गंभीर चर्चा करनी चाहिए, और उनमें से एक नेता है अखिलेश यादव, दूसरे नेता है तेजस्वी यादव। और क्योंकि कांग्रेस, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव यानी आरजेडी और समाजवादी पार्टी, ये तीन नेता अगर ये तय कर लें कि हमको कुछ भी हो जाए, हमें उत्तर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी को जमने नहीं देना है, तो इनमें इन्हीं तीनों की भूमिका होगी। तेजस्वी को बिहार की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में लीड करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन 4 जगह, और हरियाणा, इन 4-5 जगहों पे कांग्रेस को लीड लेना पड़ेगा। तो तमिलनाडु की लड़ाई तो बाद में लड़ी जा सकती है, बंगाल की लड़ाई बाद में लड़ी जा सकती है, लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर वाकई में 2029 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है या नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर करना है, तो आपको कम से कम इन 5-6 स्टेट्स के अंदर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में और मध्य प्रदेश के अंदर, आपको पूरी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो ताकत है इसका 1/4 करना होगा। तो अगर वो तेजस्वी के साथ बैठ जाए, अखिलेश यादव बैठ जाओ, तीनों लोग एक रणनीति पे काम करना शुरू कर दे, उन मुद्दों को उठाए जो देखिए मुद्दे अभी भी है, जैसे वो सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन का मुद्दा है, वो दलितों से सीधे जोड़ता है। इसके अलावा जो कास्ट सेंसस का मुद्दा है, वो सीधे सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स से जोड़ता है, और इसमें अखिलेश यादव को भी फायदा होगा और इसमें तेजस्वी यादव को भी फायदा होगा, और दोनों को मुस्लिम वोटरों की जरूरत है। तो अगर ये तेजस्वी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी तीनों मिलकर एक वैनगार्ड ऑफ द मूवमेंट की तरीके से काम करना शुरू करें और आज से कार्यक्रम घोषित कर दें या 15 दिन से कार्यक्रम घोषित कर दें कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में पूरा गठबंधन वो अब यात्रा पर निकल रहा है, वो रोज मुद्दे उठाएगा, रोज लाठीचार्ज होगी, रोज वाटर कैनन चलेगा। यही हाल उत्तर प्रदेश के बारे में शुरू कर दे। उत्तर प्रदेश के तो विधानसभा का चुनाव भी है, जितना कांग्रेस और राहुल गांधी यहाँ घूमेंगे उतने उनको फायदा होने वाला है, और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गुजरात, इन 5 की अपनी योजना बना के काम करना चाहिए। ये सोचे बगैर कि गुजरात में सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। आप गुजरात को माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने देखा था 2017 में इन्हीं राहुल गांधी ने जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के शिखर पर भी गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नाक को चने चबाने पड़े थे। तकरीबन चुनाव हारी गए थे वो। हाँ, और केजरीवाल से दो टूक बात करना पड़ेगा कि आप तय कर लें कि आप इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं साथ है। अगर आप साथ हैं तो गुजरात में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे हमारे खिलाफ, आपको पंजाब में लड़ना, पंजाब में लड़के एक दूसरे को हरा देंगे, जो करना, क्योंकि वहां आप सरकार में, मैं विपक्ष में हूँ, ठीक है, वहां एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप गुजरात में जाएंगे तो इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, बीजेपी को सीधे फायदा होने वाला। अगर आप गोवा में जाएंगे तो सीधे बीजेपी को फायदा होने वाला है, ये नहीं चलेगा। अब आप तय कर लीजिए। तो ऑड मैन आउट को भी तय करना पड़ेगा, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि अगर 2029 की लड़ाई भारतीय इंडिया गठबंधन को जीतना है तो अखिलेश, तेजस्वी और राहुल गांधी की का जो ये ट्रॉयका है, इसको लीडरशिप रोल लेना पड़ेगा, वैनगार्ड ऑफ द मूवमेंट के तौर पे काम करना पड़ेगा, और बाकी लोग उसमें जो है वो सहयोगी की भूमिका में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कामयाबी हो पाएगी। अन्यथा अगर तेजस्वी मुंह बिसरा के उधर बैठे रहेंगे, अखिलेश यादव उधर बैठे रहेंगे, तो उससे काम नहीं चलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत ही स्पष्ट और तलस्पर्शी विश्लेषण आपने किया। मैं मोटे तौर पर आपकी सारी बातों से सहमत हूं, और मुझे लगता है कि इस वक्त जो रूजवेल्ट के मेज पे लिखा रहता है ना, बक स्टॉप्स हियर, तो वो बक स्टॉप्स विद राहुल गांधी। विपक्षी एकता का यहाँ तक सवाल है, बक स्टॉप्स विद राहुल गांधी एंड कांग्रेस, उन्हीं को पहलकदमी लेनी पड़ेगी, और ये 2 महीने जो है इनका रचनात्मक इस्तेमाल करना पड़ेगा। जल्दी हम लोग इसी मसले पर बातचीत करने के लिए फिर मिलेंगे जी। थैंक यू।